Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 7 of our MRP series, that is must remember point for नॉट सेट. सो बेसिकली जो हमारा OBG का आज पार्ट 7 है, पार्ट 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. टुडे इज पार्ट 7 एंड नेक्स्ट में हमारा पार्ट 8 आएगा, तो थ्योरी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी. एंड रेस्ट टू जो हमारे लास्ट की जो वीडियोस होगी उसमें हम इंस्ट्रूमेंट प्लस मेडिसिन रिलेटेड टू OBG सारा डिस्कस कर लेंगे. तो ये हमारा कंप्लीट OBG हो जाएगा. लाइक एटलीस्ट आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो बहुत हाई चांस है कि आप 10 में से 8 क्वेश्चंस आराम से करके आ जाओगे, है ना, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एक्टिव रिकॉल किया है एंड अगर आपने MCQ सॉल्व किया है तो ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन दैट इज फर्स्ट हम PPH के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो जो अब हमारी जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन में भी थोड़े चेंजेस आए हैं और जो मैनेजमेंट का जो थोड़ा वे है उसमें भी थोड़ा चेंजेस आया है, ठीक है ना. सो PPH दैट इज द पोस्ट पार्टम हेमरेज, मतलब आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी हेमरेज होता है, उसको हम बोलते हैं PPH. सो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज द ब्लड लॉस मोर देन और इक्वल टू 300 ml. ओके, ब्लड लॉस मोर देन और इक्वल टू 300 ml विथ एनी एबनॉर्मल हीमोडायनेमिक साइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि अगर हार्ट रेट मोर देन 100 हो रहा है, BP is less than 100 by 60, not 6, it is 60, and if the shock index is more than 1 तो उसको हम बोलेंगे ये PPH है. या फिर और ब्लड लॉस इज इक्वल टू और मोर देन 500 ml, है ना, इनमें से कोई भी एक पहले होगा देन इट इज डिफाइंड एज PPH. पहले का डेफिनेशन अलग था बट अब के डेफिनेशन में ये है, तो आपको ये याद करना है. ब्लड लॉस मोर देन और इक्वल टू 300 ml विथ एनी एबनॉर्मल हीमोडायनेमिक स्टेज चेंजेस, दैट इज पल्स रेट, BP एंड शॉक इंडेक्स. या फिर अगर ब्लड लॉस मोर देन या इक्वल टू 500 ml होगा तो उसको हम बोलेंगे PPH. तो एज यू नो देयर इज प्राइमरी PPH. प्राइमरी मतलब कि विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स में होगा तो उसको हम प्राइमरी PPH बोलेंगे. सेकेंडरी PPH का मतलब है कि आफ्टर बियॉन्ड 24 आवर्स, बियॉन्ड 24 आवर्स टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 12 वीक. पहले ये 6 वीक था, अब ये 12 वीक हो गया. सो ये भी एक न्यू चेंजेस आया है, तो ये भी आपने याद रखना है. प्राइमरी PPH एंड सेकेंडरी PPH टिल 12 वीक तक, ठीक है. ओके, अगर हम कॉज की बात करें सो 4 T's होता है, दैट इज द टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन, है ना. सो टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन, ठीक है. सो टोन मतलब कि एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस, है ना, एटोनिक यूट्रस. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज. अगर आपके एग्जाम में है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH दैट इज द एटोनिक यूट्रस. बेसिकली 80% जो PPH के जो केसेस होते हैं वो बिकॉज ऑफ एटोनिक यूट्रस की वजह से होता है. उसके अलावा ट्रॉमा, लाइक कि ट्रॉमा इन द पेरिनियल टेयर हो गया, इन द वजाइनल में, यूटेराइन वॉल में कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है. टिश्यू रिटेंशन जैसे कि रिटेन्ड प्लेसेंटा, है ना, रिटेन्ड प्लेसेंटा की वजह से, रिटेन्ड प्लेसेंटा की वजह से. और थ्रोम्बोपिन लाइक कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा हो गया, दैट इज द थ्रोम्बिन हो गया. सो ट्रॉन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन, ये 4 T's है फॉर कॉज ऑफ दिस PPH. कमिंग टू मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट में हमारे जो WHO है ना, WHO ने हमें एक चैन दिया है, दैट इज द E मोटिव, है ना. सो चेकलिस्ट दिया, काइंड ऑफ चेकलिस्ट आपने सुना होगा ना. सो उन्होंने चेकलिस्ट दिया है, दैट इज E मोटिव. मतलब मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया है दैट इज E मोटिव. सो E मोटिव में क्या है? E मतलब है अर्ली डिटेक्शन ऑफ PPH, अर्ली डिटेक्शन ऑफ PPH. सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ PPH में हम क्या करते हैं बेसिकली, दिस इज द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स. आई थिंक ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछ रखा है. ये क्या है? दिस इज द कैलिब्रेटेड ड्रेपर. क्या है ये? कैलिब्रेटेड ड्रेपर, कैलिब्रेटेड ड्रेपर है. सो हम ये ड्रेपर लगा देते हैं एंड इसमें प्रॉपर एक्यूरेटली वे में हमें पता चलता है कि कितना ब्लड का लॉस हुआ है ना. सो लाइक अगर हमें ब्लड का लॉस पता चलेगा तभी तो हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे. सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ PPH में बेसिकली हम कैलिब्रेटेड ड्रेपर लगाते हैं जिसके थ्रू हमें एग्जैक्ट, है ना, ऑब्जेक्टिवली हमें ब्लड का पता चल जाएगा कितना ब्लड का लॉस हुआ, वेदर इट्स 300, 400 और 500 ml, है ना. सो दिस इज कैलिब्रेटेड ड्रेपर यूज इन PPH, ठीक है ना. सो E इज द अर्ली डिटेक्शन ऑफ PPH. कमिंग टू M. सो M मतलब होता है मसाज. मसाज का मतलब ऐसे नहीं कि आप नॉर्मली मसाज कर रहे हो, नो. हमें फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी हमें बेसिकली हमें एब्डोमिनल को पैल्पेट करना होता है. एब्डोमिन को हमें पैल्पेट करना होता है फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा. बट अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यूटेराइन एटोनी है, देन मसाजिंग ऑफ द यूट्रस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट.
फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ यूटेराइन एटोनी द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज द मसाज ऑफ द यूट्रस, है ना। सो मसाज करना है, हमें एब्डोमेन को मसाज करना है लाइक दिस, है ना। तो एक हम जो हाथ है वो प्यूबिस के पास रखेंगे एंड एक हमें ऊपर ऐसे फंडस के पास ऐसे हमें मसाज करना है। सो दिस इज द एक्यूरेट वे टू मसाज द यूट्रस, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया एम। एम इज द मसाज। मसाज हमेशा नहीं करना, पता है ना। फर्स्ट 2 आवर्स इज द इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट 2 आवर्स हमें एब्डोमेन को पैल्पेट करते रहना है। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है देन हमें मसाज करना है। देन एम ओ, है ना। ई इज द अर्ली डिटेक्शन, एम इज द मसाज एंड ओ इज द ऑक्सीटोसिक ड्रग, है ना। सो मतलब कि आफ्टर मसाजिंग स्टिल यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है देन हम ऑक्सीटोसिक ड्रग देंगे। देन द फर्स्ट ड्रग दैट इज द ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन देंगे, कितना देंगे, दैट इज 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन देंगे एज अ बोलस। बोलस इन द सेंस कि एकदम से बोलस नहीं देते, हमेशा ओवर 1 to 2 मिनट में हमें देना होता है। ऑक्सीटोसिन को कभी भी डायरेक्टली पुश नहीं करना है, ओवर 1 to 2 मिनट में देना है। एंड साथ ही साथ हमें इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है, दैट इज 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट ओवर 4 आवर्स में हमें ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन देना है। स्टिल आफ्टर दैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब कि अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है, देन हम क्या देंगे, आईवी एर्गोमेट्रिन या फिर ऑक्सीटोसिन एंड एर्गोमेट्रिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन देंगे, ठीक है ना। अगर आईवी ऑक्सीटोसिन एनए है, अगर ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है उस साइड पे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन को रखने के लिए कोल्ड चैन की मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर लाइक ऐसे पेरिफेरल एरिया में कोल्ड मेंटेनेंस नहीं है, कोल्ड चैन मेंटेनेंस नहीं है, सो इन दैट केस हम मिजोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा ऑक्सीटोसिक ड्रग हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। One more important thing you should know for exam point of view, that is ergometrin and prostaglandin should not be given in retained placenta। अगर cause retained placenta है तो हम ergometrin या फिर prostaglandin नहीं देते हैं, ठीक है ना। So EMO अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपीएच, एम इज द मसाज, ओ इज द ऑक्सीटोसिक ड्रग हमने दे दिया, है ना। उसके बाद अब जो हमारे जो न्यू गाइडलाइंस है, पहले ट्रेनेक्सामिक एसिड इंक्लूड नहीं था, बट अब हम ट्रेनेक्सामिक एसिड भी देते हैं। सो ट्रेनेक्सामिक एसिड कब देना है, विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ में देना है। डोज क्या होता है, फर्स्ट डोज हम देते हैं 1 ग्राम ओवर 10 मिनट्स में देते हैं। सो 1 ग्राम ओवर 10 मिनट्स में देते हैं विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ। आफ्टर 3 आवर्स कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। एंड सेकेंड डोज कब देंगे, फर्स्ट डोज देने के बाद भी अगर 30 मिनट्स के बाद टिल 30 मिनट्स तक भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है, या फिर विद इन 24 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज फिर से ब्लीडिंग रीस्टार्ट हो जाता है, तो हम सेकेंड डोज भी रिपीट करेंगे, सेम, है ना, 1 ग्राम इन 10 मिनट्स। सो ये हमारा टी हो गया, दैट इज द ट्रेनेक्सामिक एसिड। सो ई मोटिव, आई इज द आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स। आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स बिकॉज ब्लीडिंग हो रहा है तो ऑफकोर्स हमें मदर को फ्लूइड भी देना होगा, सो हम नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट हम सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है ना। एंड मोटिव आई, वी इज द वजाइनल एग्जामिनेशन। वी में वजाइनल एग्जामिनेशन में हम बेसिकली चेक करेंगे कि पेरिनियल टीयर, वजाइनल में टीयर तो नहीं हुआ है, यूटेराइन वॉल में टीयर नहीं है, हम पूरा प्रॉपर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, टू लुक फॉर एनी टीयर कि वहां से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। एंड ई इज द एस्केलेशन, मतलब कि ये सब कुछ करने के बाद भी अभी भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ है, सो इट मीन्स देयर इज ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी पीपीएच का ट्रीटमेंट हमें देना होगा। एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी पीपीएच में क्या क्या इंक्लूड होता है, दैट इज बाई मैनुअल यूटेराइन कंप्रेशन। सो बाई मैनुअल यूटेराइन कंप्रेशन में हम क्या करेंगे, लाइक हम एक हैंड को फिस्ट बना के वजाइना के थ्रू अंदर डालेंगे, ठीक है ना, वजाइनल फॉर्निक्स के पास, और एक हाथ से हम फंडल पे ऐसे प्रेशर लगाएंगे, है ना। सो इसे हम क्या करेंगे, यूट्रस को बेसिकली कंप्रेस करेंगे, ऐसे यूटेराइन वॉल को कंप्रेस करेंगे और यूट्रस इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, है ना। सो बाई मैनुअल यूटेराइन कंप्रेशन कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम एक्सटर्नल ऑर्टिक कंप्रेशन भी कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल ऑर्टिक कंप्रेशन कहाँ पे करते हैं, जस्ट अबव द अम्बिलिकस टू लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। दिस इज द डायग्राम, है ना। जस्ट अबव द अम्बिलिकस लेफ्ट टू मिड लाइन पे हम ऑर्टा को कंप्रेस करते हैं। बेसिकली ऑर्टा को कंप्रेस करते हैं क्योंकि ऑर्टा से ही ब्लड आ रहा है, तो ऑर्टा को कंप्रेस कर देंगे तो ब्लड नीचे ना आए, है ना, ये हमारा मोटिव होता है। सो दिस इज द ऑर्टिक कंप्रेशन का वो इमेज है, ठीक है ना। सो एक्सटर्नल ऑर्टिक कंप्रेशन, उसके अलावा NaSG होता है, दैट इज द नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स लगाते हैं, बेसिकली लोअर लेग हो गया, पेल्विक एरिया हो गया, और एब्डोमेन में कंप्रेशन लगा देते हैं, क्योंकि सो दैट ब्लड को हम शंट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, वहाँ पे ब्लड शंट हो, क्योंकि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे ब्लड जाए, है ना। सो दैट इज द NaSG। उसके अलावा हम और क्या करते हैं, NaSG में प्रेशर कितना अप्लाई करते हैं, दैट इज 20 to 40 mm ऑफ Hg, ठीक है ना।
सॉरी मुझे कोल्ड हो रखा है ना। सो फोर्थ हमारा है मैकेनिकल इंटरवेंशन। सो मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, यूटेराइन बलून टेम्पोनेट, इट इज द बाकरी बलून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ना क्या करते हैं, थ्रू द सर्विक्स जो हमारा फॉलीज कैथेटर होता है ना वो इंसर्ट करते हैं, और जो बलून को है वो इन्फ्लेट करते हैं। बलून को इन्फ्लेट किससे करते हैं, स्टेराइल वाटर से करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेराइल वाटर आता है ना, सो स्टेराइल वाटर या फिर स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से हम क्या करते हैं, इस बलून को इन्फ्लेट करते हैं। कितना अमाउंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, 200 to 500 ml ऑफ स्टेराइल वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन से हम इस बलून को इन्फ्लेट करते हैं। बलून को इन्फ्लेट करने से क्या होगा, ये जो यूटेराइन वॉल पे कंप्रेशन डालेगा, है ना, दिख रहा है आपको, यूटेराइन वॉल पे कंप्रेशन डालेगा तो ब्लीडिंग भी स्टॉप होगा, प्लस यूट्रस भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। सो ये हमारा है मैनेजमेंट, है ना। अगर हमने ये सारे मैनेजमेंट कर लिया, स्टिल जो है ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज की इफ अदर मेजर्स फेल, हम क्या करेंगे, यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करेंगे, यूटेराइन आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे, एम्बोलाइज्ड कर देंगे। एम्बोलाइज्ड करने के बाद भी स्टिल ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे, देस कंप्रेशन सूचर्स लगाएंगे इन यूटेराइन यूट्रो ओवेरियन हाइपोगेस्ट्रिक वेसल्स लाइगेट करेंगे, है ना। अगर स्टिल अगर ब्लीडिंग हो रही है देन लास्ट ऑप्शन इज सब टोटल और टोटल हिस्टेक्टोमी। सो ये बेसिकली हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट है ऑफ पीपीएच। तो आपने ई मोटिव याद रखना है, ई मोटिव याद रखना है, और आपको ऑक्सीटोसिक ड्रग का नेम याद रखना है, दैट इज गिवन फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, है ना। ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, एक हमारा होता है प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, उसके लिए कौन कौन से ड्रग होते हैं वो अलग है। एक होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच, तो ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच में अभी हमने पढ़ लिया, दैट इज ऑक्सीटोसिन हो गया, एर्गोमेट्रिन हो गया, एर्गोमेट्रिन एंड ऑक्सीटोसिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो गया, और उसके अलावा हम मिसोप्रोस्टोल भी दे सकते हैं अगर हमारे पास ऑक्सीटोसिन नहीं है तो ये हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट है पीपीएच का, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा कॉम्प्लिकेशन है, एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट दैट इज की प्लेसेंटा। अगर विदिन 15 मिनट में, अगर प्लेसेंटा एक्सपेल नहीं होता है स्पॉन्टेनियसली, एंड अभी पीपीएच नहीं डायग्नोज हुआ, लाइक ब्लीडिंग इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि पीपीएच डायग्नोज नहीं हुआ है, देन हम प्लेसेंटा को कैसे रिमूव करेंगे, बाई सीसीटी, दैट इज द कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन के थ्रू हम प्लेसेंटा को एक्सपेल करते हैं, बट बिफोर दैट जो ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए, एंड सीसीटी इज ओनली डन बाय स्किल्ड पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है कि सीसीटी कौन करेगा, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन कौन करेगा, बाय स्किल्ड पर्सन करेगा। क्यों, क्योंकि सीसीटी के क्या चांसेस हो सकता है, हमने पढ़ा था ना, यूटेराइन इन्वर्जन होने के चांसेस है, दैट इज ऑल्सो द इमरजेंसी कंडीशन। तो टू प्रिवेंट दैट जो सीसीटी है वो कौन करेंगे, स्किल्ड पर्सन करेंगे, एंड ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ठीक है ना। आफ्टर दैट स्टिल रिमेन्स अनडिलीवर्ड आफ्टर 30 मिनट्स एंड नो पीपीएच हैज बीन डायग्नोज, तो हम क्या करेंगे, एमआरपी करेंगे, दैट इज नॉट मस्ट रिमेंबर पॉइंट, दैट इज एमआरपी इज द मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, दैट इज मैनुअली हम प्लेसेंटा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। अगर हम मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करते हैं तो हमें एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देना होता है। सो एंटीबायोटिक में क्या क्या, एम्पिसिलिन दे सकते हैं, या फिर सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन दे सकते हैं, या फिर सिंगल डोज ऑफ अमोक्सिक्लेव दैट इज 1.2 ग्राम दे सकते हैं। सो ये हमारे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस फॉर एमआरपी, दैट इज मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट पीपीएच। कमिंग टू एंटीपार्टम हेमरेज। सो एंटीपार्टम हेमरेज क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज इज मतलब कि आफ्टर ब्लीड, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंटीपार्टम हेमरेज मतलब कि आफ्टर फीटल वायबिलिटी, मतलब कि आफ्टर 20 to 22 वीक के बाद अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, हेमरेज स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। बेबी अभी यूट्रस के अंदर ही है, अभी जस्ट उसकी वायबिलिटी क्रॉस हुई है, मतलब कि आफ्टर 20 और 22 वीक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, सो दैट इज एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज होगा तो फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट तो रिससिटेट तो विमेन को करना ही करना है, एबीसी तो हमें मेंटेन करना ही करना है, एंड साथ में हम क्या करेंगे, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट पीवी, पीवी नहीं करना है, क्योंकि पीवी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लाइक प्लेसेंटा प्रेविया में, तो हमें नहीं पता वो क्या है, प्लेसेंटा प्रेविया है, वासा प्रेविया है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा है, क्या है, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, सो हम पीवी हम नहीं करते हैं, पीवी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हम क्या करते हैं, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, प्लस यूएसजी करते हैं। यूएसजी इज द डायग्नोस्टिक ऑफ चॉइस। तो हमने यूएसजी किया, अल्ट्रासोनोग्राफी किया, और हमने पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया। तो उसके बाद हमारे पास 3 सिनेरियो हो सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हमने पीए किया, यूएसजी किया, एंड साथ ही साथ अगर हमें दिख रहा है कि फीटल डिस्ट्रेस है, या फिर मदर अनस्टेबल हो चुकी है, मदर शॉक में जाने वाली है, या फिर डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी हो गया है, सो इन दैट केस हमें इमीडिएटली
प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होगा, हमें LHCS करना होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो हमने पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, हमने USG किया। सो देयर इज 3 कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि देयर इज पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पेनलेस है, ब्राइट रेड ब्लीड है विथ सॉफ्ट यूट्रस। हमने एब्डोमिनल को पैल्पेट किया था तो यूट्रस सॉफ्ट है, फंडस हाइट इज इक्वल्स टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, और फीटल हार्ट इज नॉर्मल, मतलब कि फीटल डिस्ट्रेस इज नॉट देयर। एप टेस्ट किया तो वो नेगेटिव है। एप टेस्ट क्या करता है, ये बेसिकली फीटल ब्लड बताता है कि फीटल ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं है ना। सो एप टेस्ट इज नेगेटिव, सो इट इज द केस ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड है, फीटल डिस्ट्रेस इज नॉट देयर, एंड यूट्रस जो है वो सॉफ्ट है ना, यूट्रस सॉफ्ट है। सो प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि देयर इज पेनलेस है, ब्राइट रेड ब्लीड है, यूट्रस यहाँ पे भी सॉफ्ट है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस इज कन्फर्मेटरी प्रेजेंट है। यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस नहीं था, यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस इज देयर। फंडस हाइट इज अगेन इक्वल्स टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन, एंड यहाँ पे एप टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि फीटल ब्लड इज पॉजिटिव है ना। CTG में साइनोसॉइडल दिखा रहा है बिकॉज ऑलरेडी फीटल डिस्ट्रेस में है ना। सो इट इज द केस ऑफ वासा प्रेविया। क्या होता है अभी मैं बताऊंगी, वासा प्रेविया। सो इन दैट केस देयर इज इमीडिएटली हमें LHCS करना होगा। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं देखना, जस्ट हमें LHCS करना ही होगा, क्योंकि जो बेबी है वो बेबी की डेथ हो सकती है फॉर दैट रीजन। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे जो पेनफुल डार्क रेड ब्लीड हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पेनलेस नहीं है, पेनफुल है, डार्क रेड ब्लीड है विथ टेंस टेंडर यूट्रस है। यूट्रस यहाँ पे सॉफ्ट नहीं है। अभी हमने जो दोनों कंडीशन पढ़ा उसमें कैसा था, जो ब्लीडिंग था वो पेनलेस ब्राइट रेड था, यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो पेनफुल है, डार्क रेड है। प्लस ये दोनों जगह पे यूट्रस सॉफ्ट था, यहाँ पे जो यूट्रस है वो टेंस टेंडर यूट्रस है, एंड फीटल डिस्ट्रेस इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। फंडस हाइट जो है वो मोर है देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, देन इट इज द केस ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा। सो अब्रप्सियो प्लेसेंटा अगर आफ्टर 34 वीक है तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करके बेबी को डिलीवर करेंगे, बट अगर लेस देन 34 वीक से पहले हो गया तो स्टेरॉइड्स प्लस एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे। देन क्वेश्चन की प्लेसेंटा प्रेविया क्या है, वासा प्रेविया क्या है, एंड हमारा अब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या है। सो प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है ना, जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूटेराइन वॉल में देखो सी, ये हमारा प्लेसेंटा है। सो प्लेसेंटा कहाँ पे है, दैट इज इन द लोअर यूटेराइन वॉल में है ना। कहाँ पे अटैच है, इन द लोअर यूटेराइन वॉल में अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। वासा प्रेविया क्या है, वासा प्रेविया, वासा प्रेविया का मतलब है कि जो वेसल्स ऑफ द बेबी, बेबी के जो वेसल्स है वो प्लेसेंटा या फिर अम्बिलिकल कोर्ड से वो बाहर आके कहाँ आ गया है, इन द सर्विकल ओपनिंग के पास आ चुका है, दैट इज द वासा प्रेविया। वेसल्स ऑफ द बेबी कहाँ पे है, एट द सर्वाइकल ओपनिंग, दैट इज द वासा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया मतलब कि प्लेसेंटा कहाँ है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अटैच है, एंड इन द वासा प्रेविया जो बच्चे का जो वेसल्स है, जो बच्चे का जो वेसल्स है वो कहाँ पे है, नियर द ऑन द सर्वाइकल ओपनिंग के पास है। एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो पहले से ही सेपरेट होने स्टार्ट हो गया। यूजुअली प्लेसेंटा कब सेपरेट होता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, बट यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी सेपरेट होने लगा है, है ना। अब प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटा इज द ओनली सोर्स फॉर बेबी, कि वहां से बेबी को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो बेबी को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो फीटल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, प्लस देयर इज चांसेस ऑफ PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है ना। सो ये हमारा बेसिकली हुआ 3 सिनेरियो, दैट इज द प्लेसेंटा प्रेविया, वासा प्रेविया एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल लाइन में MCQ आता है कि पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड हो रहा है, क्या होगा, ठीक है ना। वजाइनल ब्लीड वो PV पर वजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हमारा प्लेसेंटा प्रेविया। सो ये आपने ये डायग्राम याद कर लोगे ना, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा लाइक लो लाइंग प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया पे। सो एक हमारा होता है लो लाइंग प्लेसेंटा। लो लाइंग प्लेसेंटा मतलब है कि जो प्लेसेंटा जो है यूटेराइन वॉल पे अटैच्ड है विदिन 2 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल ओपनिंग, है ना। सो within 2 centimeter of cervical opening, that is known as low lying placenta. Marginal placenta मतलब कि जो placenta कहाँ पे attached है, at the margin of cervical os, है ना। so at the margin of cervical os, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। partial
प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब है कि जो प्लेसेंटा जो अटैच्ड है वो एकदम लाइक सर्वाइकल ओपनिंग पे ही है और इनकम्प्लीटली है, लाइक प्रॉपर क्लोज नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट क्लोज कर रखा है। कंप्लीट प्रेविया का मतलब है कि वो कंप्लीटली सर्वाइकल ओस को कंप्लीटली क्लोज कर दिया है, बेसिकली एकदम सर्वाइकल ओस पे ही ये अटैच्ड है, ठीक है ना। सो दैट इज द कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया। सो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया में हम लाइक वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। मार्जिनल में हम ट्राई कर सकते हैं वजाइनल डिलीवरी का, बाकी LSCS के लिए हमें तैयार रहना है। एंड इन दैट केस लाइक पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया या फिर कंप्लीट प्रेविया में हमें LSCS ही करना होगा, ठीक है ना। सो ये हमारा मैनेजमेंट हो गया। वासा प्रेविया मैंने बता दिया, हमें इमीडिएट LSCS करना होगा। एंड कमिंग टू अब्रप्सियो प्लेसेंटा, सो अब्रप्सियो प्लेसेंटा अगेन हमारा कंसील्ड हो सकता है, कंसील्ड और रिवील्ड। सो कंसील्ड का मतलब कि, रिवील्ड का मतलब कि ब्लीडिंग दिखेगा। सो देखो यहाँ पे ऐसे मार्जिन से सेपरेट होना स्टार्ट होगा, सो ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग बाहर आएगा, है ना। सो विजिबल ब्लीडिंग होगा, दैट इज द रिवील्ड हेमरेज, रिवील्ड है ये। एंड दिस इज द मिक्स्ड होगा, ये हमारा मिक्स्ड है और ये हमारा कंसील्ड है। कंसील्ड हेमरेज में मतलब कि कंप्लीट सेपरेशन होगा, तो जो ब्लड है ना वो प्लेसेंटा के बिहाइंड द प्लेसेंटा वो एक्यूमुलेट होगा, वो बाहर नहीं आएगा, तो ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा है और फीटल भी डिस्ट्रेस होगा, तो पता भी नहीं चलेगा और फीटस की डेथ भी हो सकती है ना। सो दैट इज द कंसील्ड हेमरेज एंड दिस इज द मिक्स्ड वन, मतलब कि इसमें विजिबल भी है और कंसील्ड भी है, दोनों है। सो ये हमारा मैनेजमेंट है। मदर अगर अब्रप्सियो प्लेसेंटा होता है तो मदर को हमें ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन देना होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। सो हमने पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ लिया, हमने एंटीपार्टम हेमरेज पढ़ लिया, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया। कमिंग टू अनीमिया, तो आज हम बेसिकली बहुत सारे डायग्नोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अनीमिया में फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज द फिजियोलॉजिकल अनीमिया। फिजियोलॉजिकल अनीमिया देखने को मिलता है, एज यू नो कि देयर ब्लड का डाइल्यूशन हो जाता है, सो फिजियोलॉजिकल अनीमिया सीन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। सो एज यू नो टू प्रिवेंट अनीमिया प्रोफाइलेक्टिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें आयरन फॉलिक एसिड पिल देती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो कितना देती है, दिस डोज इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देती है, जो कि रेड टैबलेट के फॉर्म में होती है एंड OD दिया जाता है, डेली एक टैबलेट लेना होता है, ठीक है ना। एंड फॉर डिवॉर्मिंग के लिए, क्योंकि डिवॉर्मिंग के लिए 400 mg एल्बेंडाजोल देते हैं इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज द प्रोफाइलेक्टिक दिया जाता है टू प्रिवेंशन फॉर एनीमिया, ठीक है। बट अगर एनीमिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी में एनीमिया कब बोलते हैं, व्हेन द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 11 ग्राम पर DL। ऐसे लाइक हमारे नॉर्मली वुमेन में अगर लेस देन 12 ग्राम पर DL होता है तो उसको हम एनीमिक बोलते हैं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका जो कट ऑफ है वो क्या है, दैट इज द लेस देन 11 ग्राम, ठीक है। सो मैनेजमेंट का क्राइटेरिया क्या है, मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट आता है कि लेस देन 11 है ना, अगर अप टू 11 है दैट इज नॉर्मल, तो वो नॉर्मल है, तो वो प्रोफाइलेक्टिक डोज जस्ट वुमेन लेगी। बट अगर हमने चेक किया हीमोग्लोबिन जो है वो मोर देन 7 है, मतलब 7 to 10.9 के बीच में है ना, 7 to 10.9 के बीच में है। एंड जो POG है दैट इज लेस देन 34 वीक है, सो मदर जो है वो लेस देन 34 वीक प्रेग्नेंट है, हीमोग्लोबिन मोर देन 7 ग्राम है ना, बट लेस देन 10.9 है, तो हम क्या देंगे, आयरन फोलिक एसिड का ही टैबलेट देंगे, बट BD कर देंगे। पहले वो OD चल रहा था, अब हम उसको डोज डबल कर देंगे। कब तक डबल रखेंगे, तब तक हीमोग्लोबिन 11 तक ना आ जाए, सिंपल मैनेजमेंट है, ठीक है ना। बट अगर लेस देन 34 वीक वुमेन है एंड अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 7 है, तो यहाँ पे अब टैबलेट से काम नहीं चलेगा, हमें क्या देना होगा, पेरेंट्रल आयरन देना होगा। सो पेरेंट्रल आयरन में कौन कौन से आयरन देते हैं, या तो आयरन सुक्रोज दे सकते हैं या फिर फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोज देते हैं। फेरिक आयरन सुक्रोज देते हैं 200 mg ऑल्टरनेट डे पे, और फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोज का हमारा सिंगल डोज देते हैं, दैट इज 200 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, जिसमें मैक्सिमम हम 1 ग्राम दे सकते हैं, सिंगल इन्फ्यूजन जाता है इसका। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम मदर को पेरेंट्रल आयरन देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें IPD बेसिस पे देना होता है, मदर को हमें पहले एडमिट करना होता है एंड प्रॉपर इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, एंड मदर को कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं टिल 30 मिनट आफ्टर 30 मिनट तक, लाइक ड्यूरिंग जब तक वो इन्फ्यूजन जा रहा है तब तक तो मॉनिटर करते ही रहना है, टिल इन्फ्यूजन जाने के बाद भी हमें 30 मिनट्स तक मदर को हमें मॉनिटर करना है फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि इन्फ्यूजन खत्म हुआ फटाफट डिस्चार्ज कर दिया, नो, टिल 30 मिनट्स तक हमें वेट करना है फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की वजह के लिए, कि वो कुछ ऐसा रिएक्शन तो नहीं हो रहा। सो टिल 30 मिनट हमें और पेशेंट को मदर को हमें एडमिट करके रखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्रल आयरन, दिस ड्रग नेम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि मोर देन 7 ग्राम है बट जो मदर है वो मोर देन 34 वीक प्रेग्नेंट है, या फिर मदर जो है वो नॉन कॉम्प्लाइंट है, मतलब कि ओरल टैबलेट्स वो जो लेती है तो उसको वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है, इन दैट केस ऑल्सो हम पेरेंट्रल आयरन देंगे। बट अगर लेस देन 7 है और मदर आफ्टर 34 वीक प्रेग्नेंट है तो हमें इन दैट केस हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, क्योंकि अभी डिलीवरी एकदम नियर बाई है एंड डिलीवरी में भी ऑलरेडी बहुत सारे ब्लड लॉस होने हैं, तो इसलिए हम पहले ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे मदर को, ठीक है। सो ये हमारा था अनीमिया के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू शुड नो, ओके। सो एटलीस्ट दिस पॉइंट यू शुड नो अबाउट द अनीमिया, दिस इज सफिशिएंट आई थिंक, ओके। कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑलरेडी आया है, दैट इज द मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इन द प्रेग्नेंट वुमेन, दैट इज द रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज में भी माइट्रल स्टेनोसिस सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अगर मदर हार्ट फेलियर की है तो मोस्ट कॉमन टाइम फॉर हार्ट फेलियर कब हो सकता है, दैट इज द एट 32 से 34 वीक, जब मैक्सिमम एकदम क्या बोलते हैं वॉल्यूम होगा तब हो सकता है ना। सो एट 32 टू 34 वीक, या फिर इंट्रापार्टम लेबर के टाइम, या फिर इमीडिएट पोस्टपार्टम के टाइम हार्ट फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होता है मदर में, ठीक है। उसके अलावा मिथार्जिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद कमिंग टू द GDM, दैट इज द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। सो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए बेसिकली हम मदर को कब स्क्रीन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एट 24 टू 28 वीक ऑफ POG, है ना। सो एट 24 से 28 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे हम मदर को स्क्रीन करते हैं। कैसे करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू IADPSG गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि हम मदर को 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस ओरल ग्लूकोज देते हैं, 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज देते हैं। एंड बिफोर गिविंग 75 ग्राम पहले हम फास्टिंग ब्लड चेक करते हैं। फास्टिंग अगर 92 या फिर 92 से ज़्यादा है, ठीक है, देन हमने मदर को 75 ग्राम हमने ग्लूकोज दे दिया। उसके 1 घंटे के बाद हमने चेक किया शुगर और वो 180 से ज़्यादा है, ठीक है। एंड हमने 2 आवर्स पे फिर चेक किया, ये हमारा फास्टिंग था, ये हमारा 1 आवर्स पे था, एंड देन हमने 2 आवर्स पे चेक किया, 2 आवर्स पे वो मोर देन 153 है, तो मदर को क्या डायग्नोस कर देंगे, GDM, दैट इज द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। 92, 180, 153, ये नंबर याद कर लो, 90, 180, 153, 90 फास्टिंग, 180 इज द आफ्टर 1 आवर्स एंड 153 इज आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू IADPSG गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू डिप्सिट जो WHO ने दिया है उसमें हमें बार बार चेक नहीं करना है, उन्होंने क्या बोला है, जस्ट गिव 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज एंड आफ्टर 2 आवर्स अगर ये मोर देन 140 है सो हम GDM डायग्नोस कर देंगे, ठीक है ना। सो GDM में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेनाइटल जो एनोमलीज है ना वो GDM की वजह से नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ओवर डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से होता है, जो मदर ऑलरेडी डायबिटिक होती है उसकी वजह से होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस विल नॉट लीड टू कंजेनाइटल एनोमलीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सो मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर जो एनोमलीज जो देखने को मिलता है दैट इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बच्चों में। मोस्ट स्पेसिफिक अगर एग्जाम में आ गया ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन मोस्ट स्पेसिफिक पूछे तो बहुत ध्यान रखना आपको, मोस्ट कॉमन पूछे, मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज जो देखने को मिलता है दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मोस्ट स्पेसिफिक अगर बोल दे विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायबिटीज तो मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनोमलीज विथ रिस्पेक्ट टू डायबिटीज इज द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, है ना, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। VSD तो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट स्पेसिफिक है अगर मदर ऑलरेडी डायबिटिक है तो मोस्ट लाइक ज़्यादा हाई चांस क्या है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी एनोमलीज होने की ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा मोस्ट स्पेसिफिक ओवरऑल बोल दे तो दैट इज द कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम या फिर सैक्रल एजेनेसिस, ठीक है। सो ये आपको एनोमलीज में याद करना है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है ना, एनोमलीज से रिलेटेड MCQ ऑलरेडी आ रखा है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, GDM है, मदर GDM है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रोसोमिया, बेबी जो है वो मोर देन 4 kg का होगा, मोर देन 4 kg का बेबी होगा तो शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, ठीक है ना। लाइकर की बात करें तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रामिनोज होगा, पॉलीहाइड्रामिनोज होगा। देखो मैंने आपको पूरा मैंने एक चार्ट दिखाया था इन द प्रीवियस क्लास में जिसमें मैंने लाइक कहाँ कब ओलिगोहाइड्रामिनोज होगा कब पॉलीहाइड्रामिनोज होगा, तो मैंने बस 2 ही कंडीशन बोला था, एक हमारा था रीनल एजेनेसिस, एक हमारा था इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इन दोनों में हमारा ओलिगो होगा, बाकी जितने भी केसेस आएंगे सब में क्या होगा, पॉलीहाइड्रामिनोज होगा, ठीक है ना। सो लाइकर कैसा होगा, पॉलीहाइड्रामिनोज होगा। और न्यूनेटल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज द न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मदर डायबिटिक है, बेबी कैसा होगा, हाइपोग्लाइसीमिक होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो हाइपोग्लाइसीमिया होगा।
हाइपोग्लाइसीमिया होगा डेट इज लेस देन 40 mg/dl शुगर होगा बेबी का। अगर हम चेक करेंगे तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, न्यूनेटल हाइपोकैल्सीमिया होगा, और क्या होगा, हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो गया, हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो गया, है ना। और क्या होगा, बेबी जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। सो न्यूनेटल में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ये आपने याद करना है रिगार्डिंग जेडीएम। उसके बाद आता है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको कुछ चीजें याद करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, डेट इज द इम्प्लांटेशन जो है वो यूटेराइन की जगह, यूट्रस की जगह कहीं और हो गया, लाइक फेलोपियन ट्यूब में या फिर सर्वाइकल में, ओवेरियन में, कहीं और जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है, डेट इज नोन एज एक्टोपिक। बाहर, कहीं बाहर प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब यूटेराइंस की जगह, यूट्रस की जगह कहीं और प्रेगनेंसी हो रही है, डेट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज द एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके अलावा लाइक सर्वाइकल में, ओवेरियन में, एब्डोमिनल में भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, सो मैनेजमेंट में अगर रप्चर्ड हो गया है, अगर रप्चर्ड हो गया मतलब कि शॉक लाइक सिम्टम्स हो रहा है, तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट करना होगा, दैट इज सेल्पिंगोटोमी। फेलोपियन ट्यूब को ओपन करेंगे एंड प्रेगनेंसी वहां से हटाएंगे, है ना, जो भी कॉन्सेप्शन है उसको वहां से हटाएंगे, दैट इज द सेल्पिंगोटोमी। अनरप्चर्ड है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सर्जिकल में हम सेल्पिजेक्टोमी भी कर सकते हैं या फिर सेल्पिंगोटोमी भी कर सकते हैं, लाइक यूनिलेटरल या फिर बाइलेटरल फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर सकते हैं, या फिर ओपनिंग करके जस्ट प्रोडक्ट हटा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर मदर स्टेबल है, मोटिवेटेड है, फिटल कार्डियक एक्टिविटी क्या है, absent है, देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर मिथोट्रेक्सेट, और HCG जो है वो लेस देन 5000 है, सैक लेस देन 4 सेंटीमीटर है, सो इन दैट केस हम डे 1 पे क्या देंगे, मदर को मिथोट्रेक्सेट देंगे इंट्रामस्कुलरली, मिथोट्रेक्सेट। एंड देन डे 4 एंड 7 पे हम बीटा HCG देंगे एंड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल, दैट इज नोन एज मोलर प्रेगनेंसी, जिसमें कि जो आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम जो डेवलप होगा ना, वो एबनॉर्मली डेवलप हो रहा है, कि लाइक बेबी फिटस डेवलप नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रेप्स लाइक पैटर्न डेवलप हो रहा है ना, काइंड ऑफ मोलर है, प्रेगनेंसी है, नॉन कैंसरस ट्यूमर के फॉर्म में वो डेवलप हो रहा है, नॉन कैंसरस ट्यूमर के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल HCG क्या होगा, एलिवेटेड होगा, बहुत ज्यादा HCG होगा तो मदर को बहुत वॉमिटिंग वगैरह आएगा, है ना। फंडल हाइट इज मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, से ज्यादा होगा। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होगा अंडर USG, दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इन मोलर प्रेगनेंसी, दैट इज द स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस अंडर USG, ठीक है ना। फीटल हार्ट रेट क्या होगा, absent होगा, एंड देयर इज डार्क ब्राउन वजाइनल ब्लीडिंग होगी, और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन सिम्टम्स होगा, लाइक कि ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स होगा। BP ज्यादा होगा, है ना, लाइक मोर देन 140/90 होगा। सो ये सारे सिम्टम्स है ऑफ मोलर प्रेगनेंसी का। सो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, ऑफकोर्स हम प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी होती है, और हमें मदर को एजुकेट करना होता है कि एटलीस्ट 1 ईयर तक प्रेगनेंसी अवॉइड करना है, क्योंकि अभी HCG ज्यादा है, फिर से अगर उन्होंने कंसीव किया तो देयर इज हाई चांस कि फिर से मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है। सो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर तक हमें प्रेगनेंसी मदर को अवॉइड करने के लिए बोलना है, ठीक है। सो दैट इज रिगार्डिंग मोलर प्रेगनेंसी और हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। बहुत स्मॉल थिंग इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स मतलब कि सर्विक्स जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट नहीं है मतलब कि क्या है कि देयर इज प्री मैच्योर सर्विक्स डायलेशन, मतलब टाइम से पहले ही जो टर्म से पहले ही सर्विक्स डायलेट होने स्टार्ट हो गई, लाइक आफ्टर 4, 5, 6 मंथ पे ही सर्विक्स डायलेट होने स्टार्ट हो गई है। सो इन दैट केस द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज द सर्वाइकल सर्कुलेज। सर्वाइकल सर्कुलेज दैट इज नोन एज मैकडोनल्ड ऑपरेशन, मैकडोनल्ड ऑपरेशन, मैकडोनल्ड ऑपरेशन। तो एग्जाम में अगर आया कि इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज द सर्वाइकल सर्कुलेज, और प्रोजेस्टेरोन भी देते हैं मदर को, है ना। अब कब करते हैं सर्वाइकल सर्कुलेज, दैट इज अराउंड 10 to 14 वीक पे करते हैं, एंड एट टर्म जब टर्म हो जाता है तब हम रिमूव कर देते हैं। सो दैट इज अबाउट इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, कि देयर इज प्री मैच्योर सर्विक्स डायलेशन, और यू कैन ऐसे आप याद कर सकते हो कि इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स मतलब कि सर्विक्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट नहीं है वो बेबी को लाइक ऐसे एक्यूमुलेट करने के लिए, ऐसे याद करना है आपको।
सो दिस इज अबाउट इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्विंस। सो ट्विंस में ना सेपरेशन पे एमसीक्यू आता है। सो ट्विंस में फर्स्ट हमारा है डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस। सो डाइकोरियोनिक का मतलब है कि दो हमारे प्लेसेंटा होंगे, दो प्लेसेंटा होगा, टू प्लेसेंटा एंड टू एमनियोन, टू प्लेसेंटा एंड टू एमनियोन होंगे। तो ये कब होगा? डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस, दैट इज द मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा मतलब कि एक ही ओवम से दो अलग अलग बेबी हो रहे हैं ना। सो एक ही ओवम है बट दो अलग अलग बेबी है हुआ है। वो कब हुआ है? व्हेन सेपरेशन अकर एट 0 to 4th days, है ना। सो व्हेन सेपरेशन अकर व्हेन एट 0 to 4th days, तो क्या होगा? there is डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस होगा, मतलब कि दो प्लेसेंटा होगा और दो एमनियोन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन सेपरेशन अकर बिटवीन 0 to 4 days पे। बट अगर सेपरेशन जो है 4th to 8th डेज के बीच में होगा तो मोनोकोरियोनिक होगा, एक प्लेसेंटा होगा और दो अमनियोन होगा, ठीक है ना। सो 0 to 4 डेज होगा तो दो दो कोरियोन दो अमनियोन। अगर 4 to 8 डेज के बीच में होगा तो एक कोरियोन होगा, एक प्लेसेंटा होगा बट दो अमनियोन होगा। बट अगर 8 to 12 डेज पे अगर सेपरेशन होगा तो मोनो अमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विंस होंगे, एक ही प्लेसेंटा होगा और एक ही अमनियोन होगा। बट अगर आफ्टर 13 डेज पे अगर सेपरेशन होगा तो कॉन्जॉइंट ट्विंस होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू शुड नो रिगार्डिंग ट्विंस, ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बहुत टाइप्स ऑफ एमसीक्यू बन सकता है। द फर्स्ट थिंग इज की प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में आपने क्या याद करना है? फर्स्ट हमारा है क्रोनिक हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्सिया, सीवियर प्री इक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो ये 5 टर्म्स है। आपने ना ये 5 टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन आपने आना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है। सो अगर हम क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात करें, सो क्रोनिक हाइपरटेंशन का मतलब है कि बीपी इज मोर देन 140/90। बेसिकली हाइपरटेंशन का बोलते हैं व्हेन बीपी इज मोर देन 140/90। व्हेन बीपी इज मोर देन और इक्वल्स टू 140/90 इट इज नोन एज हाइपरटेंशन। सो क्रोनिक हाइपरटेंशन मतलब कि लेस देन 20 वीक, मतलब कि 20 वीक से पहले ही अगर मदर को बीपी मोर देन 140/90 है, इट मीन्स कि मदर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है। सो इट इज नोन एज क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? व्हेन द बीपी इज मोर देन 140/90 आफ्टर 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस जो नंबर है ना, दिस POG इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे अगर मदर का बीपी मोर देन 140/90 है ऑन टू ओकेजन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन टू ओकेजन्स एट 4 hours अपार्ट, 4 hours अपार्ट पे अपने 2 बार बीपी चेक किया एंड मदर का बीपी मोर देन 140/90 है आफ्टर 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, देन इट इज टर्म्ड एज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। आई बस में थर्ड हमारा है प्री इक्लेम्सिया। तो प्री इक्लेम्सिया का मतलब है इसमें दो चीजें आ जाएगी। एक तो हमारा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आ जाएगा, मतलब कि हाइपरटेंशन है मदर, बीपी इज मोर देन 140/90 ऑन टू ओकेजन्स 4 hours अपार्ट आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, एंड उसके साथ साथ प्रोटीनूरिया भी हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? प्रोटीनूरिया। तो हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया, इट इज नोन एज प्री इक्लेम्सिया। अब प्रोटीनूरिया हो रहा है तो ऑफकोर्स एडिमा होगा, क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो एडिमा तो होना ही होना है। तो प्रोटीनूरिया को कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रोटीनूरिया को डिफाइन करें, हाइपरटेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे वो हमने पढ़ लिया। प्रोटीनूरिया हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ डेफिनेशन होना चाहिए ना। सो प्रोटीनूरिया को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज अगर प्रोटीन जो है मोर देन और इक्वल टू 300 mg इन 24 hours यूरिन में अगर होगा, या फिर यूरिन प्रोटीन रेशो क्रिएटिनिन रेशो जो है मोर देन और इक्वल टू 0.3 हो, या फिर डिपस्टिक टेस्ट किया तो 1+ परसिस्टेंट आ रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीनूरिया। तो दैट इज प्री इक्लेम्सिया। तो समझ में आ गया आपको क्रोनिक हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एंड थर्ड इज द प्री इक्लेम्सिया। फोर्थ टर्म है हमारा सीवियर प्री इक्लेम्सिया। तो सीवियर प्री इक्लेम्सिया में क्या होगा? बीपी जो है वो और ज्यादा होगा, दैट इज की मोर देन 160/10, है ना। सो मोर देन 160/110 बीपी है, प्लस इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ हमारा हेल्प सिंड्रोम है। हेल्प सिंड्रोम मतलब कि दैट इज द हेल्प का मतलब है हमारा हिमोलाइसिस हो रहा हो, देयर इज एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स एंड देयर इज लो प्लेटलेट, है ना। सो हिमोलाइसिस है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स है एंड लो प्लेटलेट्स है। सो दैट इज नोन एज सीवियर प्री इक्लेम्सिया। तो सीवियर प्री इक्लेम्सिया में
बीपी बहुत ज़्यादा है ना, सो मदर लाइक पल्मोनरी एडिमा होगा, देयर इज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्लेम्सिया कब बोलेंगे, व्हेन ये सारे के साथ साथ क्या हो रहा है, सीजर भी हो रहा है, मदर हाइपरटेंसिव भी है, हेल्प सिंड्रोम भी है, प्लस मदर्स को सीजर आ रहे हैं, मदर को कन्वल्जन्स आ रहे हैं। तो जब मदर को कन्वल्जन्स आ जाएंगे तो हम क्या ऐड कर देंगे, इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया, ये जो वर्ड्स है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या है, प्रीक्लेम्सिया क्या है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया क्या है। सो ये आपको ये टेबल से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो सीवियर प्रीक्लेम्सिया का ना एक टेनेसी क्राइटेरिया है, दैट इज हेल्प सिंड्रोम बेसिकली, है ना। सो वो टेनेसी क्राइटेरिया क्या बताता है, दैट इज हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है ना, एच इज हीमोलाइसिस, मतलब कि हीमोलाइटिक एनीमिया है। सो हीमोलाइटिक एनीमिया कैसे डायग्नोज करेंगे, अब जब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे ना, उसमें सिस्टोसाइट्स है या फिर ब्लूरुबिन जो है वो मोर देन 1.2 है, और लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन जो है वो मोर देन 60 है, ठीक है ना। एंड ई एलिवेटेड लिवर एंजाइम, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स का मतलब है कि जो AST है वो मोर देन 70 इंटरनेशनल यूनिट है, एंड लो प्लेटलेट, मतलब कि अगर प्लेटलेट जो है वो लेस देन 1 लाख पर MMQ है। यहाँ से ऐसे MCQ वैसे तो नहीं आया, बस डायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि हीमोलाइसिस हो रहा है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स है एंड लो प्लेटलेट्स है, बट अगर उन्होंने नंबरिंग भी पूछ लिया इसलिए मैंने ये लिख दिया है, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा PIH हो गया, लाइक क्रोनिक हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया, सीवियर प्रीक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया। कमिंग टू मैनेजमेंट कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीपी ज्यादा है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर प्रेग्नेंट है तो कौन सा ड्रग दे सकते हैं, कौन सा ड्रग नहीं दे सकते, ये इंपॉर्टेंट टर्म है ना। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कौन कौन सा देते हैं, फर्स्ट इज द लेविटालोल। लेविटालोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये हम ओरल भी दे सकते हैं, एंड बहुत ज्यादा सीवियर बीपी ज्यादा है तो हम इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, ठीक है ना। कमिंग टू मिथाइल डोपा दे सकते हैं, निफिडिपिन दे सकते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, या फिर हाइड्रेलाजीन दे सकते हैं। सो आपने कैसे याद करना है, LMNNN और H। सो ये सारे ड्रग्स हम प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं। दिस ऑल एंटी हाइपरटेंसिव कैन गिवन इन प्रेग्नेंट वुमेन, दैट इज LMNNNH, है ना। लेविटालोल, मिथाइल डोपा, निफिडिपिन और हमारा नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोग्लिसरीन और हाइड्रेलाजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक MCQ आई थिंक किसी नॉर्सेट 7-8 किसी में आ रखा था कि कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दैट इज द एंजियोटेंसिव रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाले जो होते हैं ना, ये सारे जो BP रिड्यूसिंग जो मेडिसिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये रीनल एजेनेसिस करता है ना, रीनल एजेनेसिस करता है बच्चे में। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और डायूरेटिक्स भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमिंग टू इक्लेम्सिया मैनेजमेंट, तो इक्लेम्सिया में क्या हो रहा था, मदर को सीजर्स भी आ रहे थे, मदर को सीजर भी आ रहे थे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, दैट इज द इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है मदर को, है ना, कि इक्लेम्सिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, दैट इज द इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है। सो इक्लेम्सिया मैनेजमेंट का ड्रग ऑफ चॉइस बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, दैट इज द मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। सो रेजिमेंट कौन सा फॉलो हम करते हैं, दैट इज द प्रिचार्ड रेजिमेंट फॉलो करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रिचार्ड रेजिमेंट क्या है, दैट इज की 14 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, 14 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, एंड 14 ग्राम को हम दो में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम 4 ग्राम देंगे, 4 ग्राम हम कितना देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर देंगे 20%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20% 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। उसके बाद 5 ग्राम देंगे, कैसे, IV देंगे, 5 ग्राम IV देंगे, देन अगेन 5 ग्राम IV देंगे, और ये कितना होगा, 50% होगा। तो ऐसे याद करना, 4 ग्राम 20%, 5 ग्राम 50%। तो ये हमारा प्रिचार्ड रेजिमेंट है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मैग्नीशियम है, जैसे कि लिथियम का आपने पढ़ा है, डिजॉक्सिन का पढ़ा है, ऐसे ही मैग्नीशियम का भी क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का भी एक थेराप्यूटिक लेवल होता है। सो वो थेराप्यूटिक लेवल कितना है, दैट इज 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 7 से ज्यादा करोगे तो मतलब कि टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। सो टॉक्सिसिटी में क्या क्या आपने मॉनिटर करना है, या फिर पेशेंट अगर मदर अगर मैग्नीशियम सल्फेट इन्फ्यूजन पे है तो आपने क्या क्या मॉनिटर करते रहना है, दैट इज की मदर को आप डीप टेंडल रिफ्लेक्स से चेक करोगे। तो अगर मोर देन 10 होगा, तो जैसे ही 10 अगर थेराप्यूटिक लेवल 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो क्या हो जाता है, डिमिनिश्ड हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड फर्स्ट साइन अगर एग्जाम में पूछे कि फर्स्ट साइन ऑफ
टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, सो दैट इज द डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अगर 12 से ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, एंड अगर 15 से ज़्यादा होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन हो जाएगा, तो लाइक कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है मदर को। ठीक है ना, सो दिस इज द लाइक टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अगर टॉक्सिसिटी हो रही है, ऑफ कोर्स हमें उसका एंटीडोट रखना होगा। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टॉक्सिसिटी क्या है, दैट इज द कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सारे एमसीक्यू ना आ रखे एग्जाम में, सारे तरीके के एमसीक्यू आ रखे, कितना डोज देते हैं, क्या थेराप्यूटिक लेवल होता है, कितने थेराप्यूटिक लेवल पे कौन सा टॉक्सिसिटी दिखता है, तो ये सब कुछ आ रखा है। ठीक है ना, प्लस हम यूरिन आउटपुट भी मेजर करते रहते हैं, एंड यूरिन आउटपुट जो है वो मोर देन 30 ml पर आवर होना चाहिए। सो दिस ऑल द थिंग्स यू शुड नो रिगार्डिंग मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें ड्रग्स का बता दो, कौन कौन से ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, फार्मा पढ़ा दो। सो दिस ऑल आर द फार्मा बेसिकली, राइट, कि एंटी हाइपरटेंसिव कौन से मदर को दे सकते हैं, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इक्लेम्सिया मैनेजमेंट का कौन सा ड्रग है। तो लाइक फार्मा ऐसे नहीं कि कुछ सेपरेट पढ़ना है, सेपरेट फार्मा जो इंपॉर्टेंट होता है मैं पढ़ाऊंगी, उसके साथ आपने ये सारा फार्मा भी याद करना है, ये बेसिकली फार्मा में ही इंक्लूड है ना, तो ये सारा भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। डायरेक्ट एमसीक्यू क्या आता है कि एट 12 वीक पे कितना अमनियोटिक फ्लूइड होता है, दैट इज अराउंड 50 ml पे। 20 वीक पे कितना हो जाएगा, एकदम ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 ml हो जाएगा। तो ऐसे याद करना, अपनी छोटी कॉपी में इसको लिख लो तो याद हो जाएगा। ठीक है, एट 34 to 36 वीक पे 1000 ml अमनियोटिक फ्लूइड होता है, दैट इज द पीक लेवल होता है। इसके बाद जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा, है ना। तो पहले क्या हो, इंक्रीज होगा 34 से 36 वीक पे एकदम मैक्सिमम पीक लेवल हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर डिक्रीज होने लग जाएगा। सो 40 वीक पे अराउंड 500 to 700, अराउंड लाइक 20 वीक पे जितना था ना उतना ही हो जाता है। एंड अगर मोर देन 40 वीक होता है लेकिन पोस्ट टर्म में, तो लाइक लेस देन 200 ml हो जाता है। सो दैट इज अबाउट अमनियोटिक फ्लूइड। सो एक हमारा टर्म है ओलिगोहाइड्रामिनोस, एंड दूसरा हमारा टर्म है पॉलीहाइड्रामिनोस। सो ओलिगोहाइड्रामिनोस मतलब कि जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होगा, ओलिगो मतलब कम, पॉली मतलब ज्यादा। तो कम कितना कम, लाइक कोई एक मार्कर तो होगा ना, कोई एक क्राइटेरिया होगा, कम मतलब कम है ना। सो दैट इज अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा, लेस देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा तो हम बोलेंगे ओलिगोहाइड्रामिनोस। या फिर वॉल्यूम के टर्म में बोले तो अगर लेस देन 200 ml हो एट टर्म पे, मतलब कि जब यहाँ पे पीक लेवल पे अगर लेस देन 200 ml है तो उनको हम बोलेंगे ओलिगोहाइड्रामिनोस। पॉलीहाइड्रामिनोस कब बोलेंगे, व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मोर देन 24 सेंटीमीटर, या फिर जो वॉल्यूम है वो मोर देन 2000 ml है एट टर्म, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रामिनोस। पॉलीहाइड्रामिनोस कब कब देखने को मिलता है, मैंने वो टेबल बताया था ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, ट्राइजोमी हो गया, जीडीएम हो गया, है ना, कितने सारे एनेंसेफेली हो गया, ये सब में हमें पॉलीहाइड्रामिनोस देखने को मिलता है। ओलिगोहाइड्रामिनोस कब देखता है, लाइक प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया तो ऑफ कोर्स क्या होगा, जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो लीकेज हो जाएगा। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में, है ना, पता है ना, पोस्ट टर्म में लाइक धीरे धीरे जो हमारा अमनियोटिक फ्लूइड है वो डिक्रीज होने लगता है। सो आफ्टर पोस्ट टर्म हो गया, रीनल एजेनेसिस हो गया, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, तो इन सब में ओलिगोहाइड्रामिनोस देखने को मिलता है। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है ना, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कि ग्रीन कलर अमनियोटिक फ्लूइड कहाँ देखने को मिलता है, सो इन मिकोनियम स्टेन। अगर बेबी मिकोनियम स्टेन्ड है तो ग्रीन कलर होगा। ठीक है, गोल्डन कलर कब होता है, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी में, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी में हमें गोल्डन कलर देखने को मिलता है। ग्रीनिश येलो और सेफ्रन कलर कब देखने को मिलता है, दैट इज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में डार्क रेड कलर अगर हेमरेज हो रहा है, कंसील्ड हेमरेज हो रहा है ना, कंसील्ड हेमरेज हो रहा है तो देखने को मिलेगा। डार्क ब्राउन या टोबैको कलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रायूटेराइन डेथ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, ये थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इंट्रायूटेराइन डेथ में हमारा डार्क ब्राउन या फिर टोबैको कलर का होगा। ठीक है, उसके बाद वन मोर लास्ट टॉपिक, दैट इज आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनसे किसी भी तरीके का एमसीक्यू आता है, सो आपको ये टेबल के फॉर्म में सब कुछ याद हो जाएगा। सो सबसे पहले अगर हम आरएच इम्यूनाइजेशन की बात करें तो वो क्या होता है, अगर मदर आरएच नेगेटिव है, अगर मदर आरएच नेगेटिव है, फादर जो है आरएच पॉजिटिव है, एंड जो फर्स्ट बेबी जो मदर का है दैट इज आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, तो क्या होगा इन दैट केस, जब मदर का फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ है ना, ड्यूरिंग लेबर, या फिर हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, या फिर हो सकता है कि मदर का एमटीपी हुआ हो, या फिर अबॉर्शन हुआ हो, सो लाइक एनी सिचुएशन, या फिर कुछ प्रोसीजर हुआ जैसे कि एमनियोसिंथेसिस हो गया। सो ड्यूरिंग एनी कंडीशन क्या हो सकता है, देयर इज कि बेबी का और मदर का जो ब्लड है
वो मैटरनल सर्कुलेशन में जा सकता है। सो फीटो मैटरनल मिक्सिंग हो सकता है। सो फीटस का ब्लड कहाँ चला गया, मैटरनल में चला गया। अब मदर के सर्कुलेशन में ये जब ब्लड जाएगा तो क्या होगा, ये क्या था, पॉजिटिव था, RH पॉजिटिव था, ये RH पॉजिटिव ब्लड था, एंड मदर का कैसा ब्लड है, RH नेगेटिव ब्लड है। तो ये जब ब्लड अंदर जाएगा, मदर के सर्कुलेशन में जाएगा, तो इसके लिए जो एंटीजन अंदर गया तो मदर क्या करेगी, मदर इसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी। मदर मतलब सेंसिटाइज हो जाएगी, है ना, कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बाहर से आया, तो मदर सेंसिटाइज हो जाएगी और क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो एंटीबॉडीज बना दिया, ठीक है। सो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बेबी डिलीवर होने लाइक ड्यूरिंग लेबर ही बेसिकली ब्लड का मिक्सिंग होगा, या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ, कुछ भी इन्वेसिव प्रोसीजर हुआ तो उस टाइम हो सकता है। सो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा कि अगेन जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है। अब बेबी RH पॉजिटिव है तो क्या होगा, मदर ने एंटीबॉडीज ऑलरेडी बना रखा है, मदर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हो रखी है, तो वो क्या करेगी, वो जो एंटीबॉडीज है वो फीटल सर्कुलेशन में आएगा और क्या करेगा, हीमोलाइसिस करेगा। हीमोलाइसिस करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, फीटल एनीमिया देखने को मिलेगा, एंड लाइक इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकता है ना। सो दैट इज नोन एज RH आइसो इम्यूनाइजेशन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होता है तो हम बहुत सारे चेक करते हैं, उससे उस एक चेकअप में एक और क्या चेकअप होता है, डेट इज की हम मदर का ब्लड ग्रुप भी चेक करते हैं, हम मदर का ब्लड ग्रुप भी चेक करते हैं। सो हमने मदर का ब्लड ग्रुप चेक किया एंड वो कैसा आया है, वो RH नेगेटिव है ना, वो RH नेगेटिव है। देन हम क्या करेंगे, हम फादर का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, एंड अगर वो पॉजिटिव है, सो मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज द थर्ड इसकी हम ICT टाइटर चेक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमने मदर का ब्लड ग्रुपिंग चेक किया, हमने RH चेक किया, है ना, एंड वो RH नेगेटिव आया है तो हम फादर का चेक करेंगे, एंड वो RH पॉजिटिव आया है तो हम क्या करेंगे, ICT टेस्ट करेंगे, डेट इज इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करेंगे। सो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट का मतलब होता है कि ये एंटीबॉडी चेक करता है, कहाँ पे, मदर में। सो मैटरनल एंटीबॉडी चेक करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बेसिकली मैटरनल एंटीबॉडी चेक करना है कि मदर ने एंटीबॉडीज बनाया है कि नहीं बनाया, मदर जो है वो सेंसिटाइज हो रखी है कि नहीं हो रखी है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, कि मदर सेंसिटाइज है कि नहीं है। अगर नहीं है देन वेल एंड गुड, अगर है तब प्रॉब्लम होगा, है ना। सो मदर सेंसिटाइज है कि नहीं है, इसलिए हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं। सो ICT टाइटर हमने चेक किया तो 3 सिनेरियो हो सकता है, क्या क्या, फर्स्ट हो सकता है कि वो नेगेटिव आएगा, मतलब कि अभी एंटीबॉडीज नहीं बना है। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट मतलब कि एंटीबॉडीज नेगेटिव है, मतलब कि मदर सेंसिटाइज नहीं हुई है तो बढ़िया है, मदर सेंसिटाइज नहीं हुई है, मदर के अंदर एंटीबॉडीज बना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम क्या दे देंगे, anti-D दे देंगे, पहले ही हम एंटीबॉडीज दे देंगे, एंटीबॉडीज दे देंगे, है ना। सो हमने ICT टाइटर चेक किया, वो नेगेटिव है, तो हम इसको एवरी 4 वीकली हम चेक करते रहेंगे, एवरी 4 वीकली हम चेक करते रहेंगे। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम एट 28 to 32 वीक, यहाँ से MCQ आ रखा है बहुत बार, एट 28 to 32 वीक पे हम प्रोफाइलेक्टिकली हम क्या देंगे, anti-D देंगे, 300 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर देंगे, सो डैट अभी तक एंटीबॉडीज नहीं बना है और आगे भी ना बने, आगे भी मदर सेंसिटाइज ना हो, है ना। सो हम एट 28 to 32 वीक पे हम प्रोफाइलेक्टिकली दे देंगे, देख ठीक है। देने के बाद जब मदर डिलीवर करेगी बेबी को तो उस टाइम अगेन हम क्या देंगे, anti-D देंगे विदिन 72 आवर्स ऑफ बर्थ इफ बेबी इज RH पॉजिटिव, ठीक है ना। सो उस टाइम भी हम देंगे, अगर बेबी RH पॉजिटिव है तो देन अगेन हम रिपीट करेंगे। तो विदिन 72 आवर्स भी दे सकते हैं, या लेट सपोज मदर जो है वो घर पे लाइक होम डिलीवरी वगैरह हुई है तो विदिन 28 डेज में भी दे सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो लाइक विदिन 72 आवर्स टू 28 डेज के बीच बीच में दे सकते हैं, तो ऐसे याद करना, 28 डेज पे फर्स्ट देना है, 28 वीक पे फर्स्ट वाला डोज देना है, एंड सेकेंड हम विदिन 72 आवर्स या फिर 28 डेज तक दे सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि ICT टाइटर जो है वो है बट लेस देन 1:16 है, मतलब कि मदर सेंसिटाइज्ड है, एंटीबॉडीज बनाई है बट इतना कम बनाई है कि वो इतना ज्यादा हिमोलाइसिस नहीं कर सकता बेबी के अंदर, तो क्या करेंगे, हम एवरी 2 वीक हम ICT टाइटर चेक करते रहेंगे, एवरी 2 वीक हम ICT टाइटर चेक करते रहेंगे। एंड अगेन द सेम थिंग कि एट 28 वीक पर फर्स्ट हम डोज दे देंगे एंड सेकेंड डोज हम ड्यूरिंग डिलीवरी लाइक विदिन 72 आवर्स पे दे देंगे। सो ये हमारा 2 कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, डेट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ICT टाइटर चेक किया एंड वो 1:16 या फिर ज्यादा है, मतलब कि क्या है कि मदर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हो गई है, मदर ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज इतना इनफ अमाउंट में बना दिया है कि वो हिमोलाइसिस करेगा, वो फिटल में जाके हिमोलाइसिस करेगा। एंड अब आप anti-D देते हो तो देयर इज नो सेंस, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन रखी है तो anti-D देने का कोई फायदा नहीं है। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, वो क्या करेगा, हिमोलाइसिस करना है, करेगा, है ना। वो जो एंटीबॉडीज बनाया है
मदर के अंदर, वो फीटस के अंदर जाके क्या करेगा, हीमोलाइसिस करेगा। तो बेसिकली हमें फीटस को मॉनिटर करना है, क्योंकि अब एंटीबॉडीज को मॉनिटर करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारा जो मेन मकसद है दैट इज कि हमें फीटस को मॉनिटर करना है। तो वी हैव टू मॉनिटर द बेबी एवरी 2 वीक फॉर एनीमिया, क्योंकि बेसिकली हीमोलाइसिस होगा तो एनीमिया होगा, तो हमें एनीमिया के लिए मॉनिटर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं यूएसजी। सो लाइक आफ्टर 20 वीक के बाद हमें यूएसजी करना है, दैट इज द फिट डॉपलर करना है बेसिकली। डॉपलर दैट इज द मिडल सेरिब्रल आर्टरी इंक्रीज पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम और फीचर्स ऑफ हाइड्रोप्स हमें देखना है ना। सो हमने क्या किया, एमसीए किया, दैट इज द मिडल सेरिब्रल आर्टरी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी चेक किया एंड वो मोर देन 1.5 mm है। तो हमने क्या करेंगे, एवरी 1 वीक पे हम इसको रिपीट करेंगे एंड आफ्टर 1 वीक पे हम रिपीट करेंगे एंड अगेन वो 1.5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, कोर्डोसिंथेसिस करेंगे और फीटल हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। एंड अगर वो लेस देन 10 ग्राम पर DL है तो हम क्या करेंगे, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एंड इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ्यूजन करेंगे एवरी 2 to 3 वीक पे हमें इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ्यूजन करना होता है। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ्यूजन में क्या करते हैं, बेसिकली जो बेबी का अम्बिलिकल वेन है ना, अम्बिलिकल वेन के थ्रू हमें ब्लड को एडमिनिस्टर करना होता है, एक्सचेंज करना, ट्रांसफ्यूज करना होता है। तो उससे पहले हम लाइक कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, RH नेगेटिव, O नेगेटिव, और हम किससे क्रॉस मैच करेंगे, मदर के ब्लड से हम क्रॉस मैच करके RH नेगेटिव एंड O नेगेटिव ब्लड हम थ्रू अम्बिलिकल वेन के थ्रू हम ट्रांसफ्यूज करेंगे एवरी 2 to 3 वीक एंड हम अर्ली डिलीवर करेंगे, जिसमें हम जो बेबी जो है 35 वीक पे हम डिलीवर कर देंगे इन केस ऑफ RH आइसोइम्यूनाइजेशन। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि फीचर्स ऑफ हाइड्रोप्स प्रेजेंट है। फीचर्स ऑफ हाइड्रोप्स का मतलब है कि असाइटिस हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, एडीमा हो गया। सो अगर ये सारे प्रेजेंट है तो अगेन हम कोर्डोसिंथेसिस करेंगे एंड उसमें हम फीटल हीमोग्लोबिन देखेंगे एंड अगर वो लेस देन 10 ग्राम पर DL है तो अगेन हम क्या करेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ्यूजन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे MCQ एक और भी आ रखा है कि फीचर ऑफ हाइड्रोप्स क्या क्या होते हैं, दैट इज असाइटिस हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया और एडीमा हो गया। सो आपने ये याद करना है। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की एंटी-डी हम कहाँ पे नहीं देते हैं, तो अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन हो रखा है या फिर कंप्लीट अबॉर्शन हो रखा है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो देन देयर इज नो नीड फॉर एंटी-डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, अबॉर्शन होता है या फिर कोई भी ऐसे इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक एमनियोसेंटेसिस वगैरह होता है तो हम एंटी-डी देते हैं, बट इन थ्रेटेंड अबॉर्शन एंड इन कंप्लीट अबॉर्शन में हम एंटी-डी नहीं देते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो रिगार्डिंग RH आइसोइम्यूनाइजेशन। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, PPH, एंटीपार्टम हेमरेज, अनीमिया, GDM, प्रेगनेंसी और अम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा है, RH इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम बेसिकली जितने रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो सारा कंप्लीट कर देंगे एंड लास्ट के 2 वीडियोस में हम इंस्ट्रूमेंट प्लस सारे के सारे मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा सारा का सारा OBG फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। सो अगर आपने OBG अभी तक नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इतना पॉइंट पढ़ लोगे ना, सो दैट इज लाइक मैं श्योरली बोलती हूँ कि 10 में से 8 MCQ आप बहुत इजीली कर लोगे, एंड जो बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो भी आप बाय एलिमिनेशन मेथड अच्छे से कर लोगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से उसको रिवाइज किया है, अच्छे से रिवाइज इन द सेंस कि आप प्लीज एक्टिव रिकॉल करो, है ना। ऐसे RH इम्यूनाइजेशन एक बार पढ़ लो एंड खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ाओ, खुद से लिखो क्या क्या होता है। जस्ट पैसिवली वॉच मत करो एंड प्लीज खुद से नोट्स बनाओ, नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी मैं। ठीक है, खुद से नोट्स बनाओ, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।